हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 5। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में अच्छे से स्टडी की थी तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। अब अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए वो होना चाहिए ट्रांसलेशन। लेकिन ट्रांसलेशन में एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ये है कि जब डीएनए से डीएनए बनता है जिसे अपन रेप्लिकेशन कहते हैं, तो रेप्लिकेशन को समझने के लिए अपन कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं कि भाई एडिनिन से सामने क्या लगेगा थाइमिन, थाइमिन के सामने क्या लगेगा एडिनिन, गुआनिन के सामने क्या लगेगा साइटोसिन, साइटोसिन के सामने क्या लगेगा गुआनिन। और इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके अपने डीएनए रेप्लिकेशन को समझ भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं। सेम ऐसा कैसा, जब डीएनए से आरएनए बना जिसे ट्रांसक्रिप्शन का, जिसे अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा, तो वो भी किसका इस्तेमाल करता है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी का इस्तेमाल करता है। और उसमें भी ऐसा ही होता है, जैसे ये एक डीएनए सीक्वेंस है तो इसका 3' to 5' है, इसे अपन टेम्पलेट मान लेंगे और फिर यहाँ टी है तो यहाँ ए बना देंगे, यहाँ सी है तो यहाँ जी जोड़ देंगे, यहाँ सी है तो यहाँ जी, यहाँ जी है तो सी, ए है तो यू, ए है तो यू, और ये अपना आरएनए बन गया। लेकिन ट्रांसलेशन जिसमें आरएनए से प्रोटीन बनता है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम, देयर इज नो कॉम्प्लीमेंटेरिटी बिटवीन आरएनए एंड प्रोटीन। मतलब आरएनए के वो जो बेस पेयर है उसमें और प्रोटीन के अंदर तो एमिनो एसिड होता है तो उसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। लेकिन अपन को इतना पता है कि अगर इस एमआरएनए में किसी एक पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस को मैं चेंज करूं, मतलब यहाँ जी की जगह ए की जगह जी कर दूं, तो यहाँ एमिनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो भी चेंज हो जाएगा, या कोई एमिनो एसिड चेंज हो जाएगा, प्रोटीन चेंज हो जाएगा। तो मुझे ये तो पता है कि इधर से इधर इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, लेकिन वो कैसे, मतलब किस प्रिंसिपल से हो रही है। तो दो पॉइंट है, वापस सुनना। पहला कि आरएनए और प्रोटीन में वैसा कोई कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन नहीं है, लेकिन but we know that the change in sequence of nitrogen base in RNA change in protein type, वो प्रोटीन टाइप को चेंज करता है। तो how sequence of mRNA direct the sequence of protein, तो mRNA के ऊपर जो वो नाइट्रोजन बेस है वो किस तरीके से डायरेक्ट करेंगे प्रोटीन के ऊपर एमिनो एसिड को। तो देयर शुड सम काइंड ऑफ कोड प्रेजेंट ऑन आरएनए। इसका मतलब आरएनए के ऊपर कोई कोड होंगे। कोड क्यों कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन डायरेक्टली तो कुछ पता नहीं चल रही, तो कोड होंगे जो क्या करेगी, एमिनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड करेगी प्रोटीन के अंदर। और उन्हीं कोड को अपन क्या कहेंगे, जेनेटिक कोड। और वही जेनेटिक कोड के बारे में आज के वीडियो में अपन अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। अब जेनेटिक कोड क्या होता है, पहले अपन डेफिनेशन लेते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस, मतलब न्यूक्लियोटाइड के ऊपर जो बेस है, आरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड बेस जो होते हैं ए जी सी यू, इनके और एमिनो एसिड के बीच में जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को अपन क्या कहेंगे, जेनेटिक कोड कहेंगे। अब ये जेनेटिक कोड जो है इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जेनेटिक कोड इज अ न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन आरएनए। ये न्यूक्लियोटाइड का बेस सीक्वेंस है जो आरएनए के ऊपर प्रेजेंट है, और इसे अपन रीड करेंगे 3-3 के कॉम्बिनेशन में। जैसे कि यहां पर है ए जी जी, ये एक जेनेटिक कोड हो जाएगा, सी यू यू ये एक जेनेटिक कोड हो जाएगा। 3-3 के ग्रुप में अपन रीड करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि प्रोटीन में कौन कौन से एमिनो एसिड होते हैं। अब ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन अपन को ये पता करना है, जेनेटिक कोड के बारे में इंफॉर्मेशन पता करनी है कि वो कोड कैसे काम करते हैं। तो अगली हेडिंग है अपनी डेसिफेरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। डेसिफेरिंग का क्या मतलब है, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड कोड फॉर अ सिंगल एमिनो एसिड। एक एमिनो एसिड के लिए कितने का ग्रुप एक कोड में होगा। मतलब एक कोड में 3 का, जो अभी अपन ने डेफिनेशन में लिखा कि 3 कोड, वो 3 नाइट्रोजन बेस होंगे, ट्रिपलेट कोड होगा, वो अपन को पता कैसे चला। तो एक तो पहले अपन को ये पता करना है कि कितने का कोड होना चाहिए। अगर डेफिनेशन नहीं देखते तो अपन को पता ही नहीं था, तो वो उसमें एक कोडोन में एक जो जेनेटिक कोड होगा उसमें 1 नाइट्रोजन बेस लें या 2 नाइट्रोजन बेस लें या 3 लें 4 लें, एक वो पता करना है। एक कौन सा कोड किस एमिनो एसिड के लिए कोड करेगा, जैसे ए जी जी अगर ये कोड है एक 3 का, तो फिर इससे कौन सा एमिनो एसिड मैं पिक करूं जिसको मैं प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर लेना है। अब इसमें अपन को 4 साइंटिस्ट के बारे में पता, मतलब उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में समझना है। सबसे पहले थे जॉर्ज गेमो। अब इन्होंने बेसिकली मैथमेटिकली बताया कि कोड जो होंगे वो ट्रिपलेट होंगे। अपन सब जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड बेस कितने टाइप के होते हैं, 4 तरह के।
एडिनिन वाला, गुआनिन वाला, साइटोसिन वाला और यूरेसिल वाला, जबकि एमिनो एसिड कितने हैं 20। तो इन्होंने मैथमेटिक्स से समझाया कि ये कोड ट्रिपलेट होंगे तो सही होगा। कैसे, एक बार अभी मैं आपको समझाता हूं, पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं कि मैथमेटिकली कैसे समझाया था। तो देखो नाइट्रोजन बेस है 4, अगर मैं एक, जैसे ये 4 नाइट्रोजन बेस ले देता हूं AgCu, और अगर मैं एक को एक कोडोन मानूं तो टोटल कितने कोडोन हो जाएंगे, 4 कोडोन हो जाएंगे। और फॉर्मूले के हिसाब से देखूं तो 4 की पावर 1 कर दूंगा तो 4 कोडोन हो जाएंगे। तो मेरे पास टोटल कोड होंगे 4, जबकि और ये 4 कोड जो है एक एक, अगर एक एक एमिनो एसिड के लिए कोड करे तो कितने एमिनो एसिड के लिए कोड कर पाऊंगा, 4, जबकि टोटल एमिनो एसिड कितने होते हैं 20, तो 16 तो ऐसे कैसे ही रह जाएंगे। और अगर हर कोड एक से ज़्यादा के लिए करे तो फिर कोडोन का मतलब भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो मतलब मान लेता हूं कि ए जो है वो किसी एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए भी करे, किसी दूसरे एमिनो एसिड के लिए भी करे, तो मुझे पता क्या चलेगा कि ए आने पर कौन सा एमिनो एसिड चूज करना है। तो जो भी जेनेटिक कोडोन होगा उसमें एक प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए कि वो स्पेसिफिक नेचर का हो, मतलब एक जेनेटिक कोडोन जो है सिर्फ एक एमिनो एसिड के लिए कोड करना चाहिए। इस हिसाब से मेरे पास सिर्फ 4 अवेलेबल है, मैं 4 एमिनो एसिड के लिए कोड करूंगा, 16 ऐसे ही रह जाएंगे। तो ये मेथड तो सफिशिएंट नहीं है, मैथ से अपन को समझ में आ रहा है। अब मैं कोडोन को डबलेट मान लेता हूं। डबलेट का मतलब AgCu, ये 4 थे, और इन्हीं से अपन क्या करेंगे, इनके दूसरों के साथ दो दो के कॉम्बिनेशन बना लेंगे। जैसे ए और ए का क्या हो जाएगा ए और जी का क्या हो जाएगा AG, ऐसे करके बनाऊंगा तो 4 × 4, 4 की पावर 2, तो 16 कोडोन हो जाएंगे। अब 16 कोडोन होंगे तो कितने अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं, 16 के लिए, लेकिन 4 अभी भी बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे, क्योंकि टोटल अमीनो एसिड तो 20 होते हैं, तो ये भी सफिशिएंट नहीं है। तो जेनेटिक कोडोन सिंगलेट नहीं हो सकते, डबलेट भी नहीं हो सकते। ट्रिपलेट देखते हैं। अगर ट्रिपलेट लूंगा तो टोटल कितने कोडोन बना पाऊंगा, 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 क्यों किया, जब सिंगलेट था तो 4 की पावर 1 किया था, डबलेट था तो 4 की पावर 2 किया, तो ट्रिपलेट होगा तो 4 की पावर 3। ठीक है, अभी अपन 64 के 64 बनाकर भी देखेंगे। तो टोटल कितने कोड हो गए, 64। इसका मतलब इस बार कोड 20 से तो ज़्यादा है, इसका मतलब मैं हर एमिनो एसिड के लिए एक यूनिक जेनेटिक कोड दे सकता हूँ, कोई पीछे नहीं रहेगा। तो ये मोर देन सफिशिएंट है। और इस तरीके से उन्होंने बताया कि जेनेटिक कोडोन क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट थे जॉर्ज गैमो, जो बेसिकली फिजिसिस्ट थे, और उन्होंने बताया था मैथमेटिकली कि जेनेटिक कोडोन कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, अब अपन कुछ और साइंटिस्ट के बारे में भी देखते हैं। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है सीवेरो ओका। उन्होंने एक एंजाइम आइसोलेट किया जो सीवेरो ओका एंजाइम कहलाया। इसको अपन पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा एंजाइम था जिससे अपन बिना डीएनए टेम्पलेट के आरएनए बना सकते थे। तो टेम्पलेट फ्री आरएनए सिंथेसिस करवाने के लिए एंजाइम जो अवेलेबल करवाया वो किसने कराया, सीवेरो ओका ने। फिर हरगोबिंद खुराना करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर बनाए, किससे, नाइट्रोजन बेस के। होमोपॉलीमर मतलब ऐसा पॉलीमर जिसमें सारे नाइट्रोजन बेस पेयर जो थे वो एक ही थे, नाइट्रोजन बेस सारे एक ही थे, जैसे यू या ए। और कोपॉलीमर जिसमें यू ए जी सी अलग अलग थे। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड या ऐसे मॉलिक्यूल बनाए, मतलब इस तरह के आरएनए बनाए। तो इन्होंने एंजाइम प्रोवाइड करवाया, इन्होंने वो टेक्निक प्रोवाइड करवाई आरएनए की बनाने की। अब मार्शल नीरेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, सेल फ्री सिस्टम डेवलप किया। सेल फ्री सिस्टम मतलब आप ऐसे समझ सकते हो टेस्ट ट्यूब में या किसी और कंटेनर में प्रोटीन सिंथेसिस करवाया। मतलब इन्होंने क्या अवेलेबल करवाया, एंजाइम। इन्होंने उस एंजाइम से आरएनए बनाना बताया बार, और इन्होंने उस आरएनए से प्रोटीन बनाना बताया। अब इन तीनों की हेल्प की वजह से अपन एक एक कोडोन को चेक कर सकते थे कि ये पर्टिकुलर कोडोन किस एमिनो एसिड के लिए कोड करता है एग्जैक्टली। क्या ट्रिपलेट ही कोडोन होता है, डबलेट तो नहीं होता। तो इन तीनों की हेल्प से एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिला। तो ऑल दीज हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन जेनेटिक कोडोन ट्रिपलेट होते हैं और विच कोडोन कोड फॉर विच एमिनो एसिड। एक और चीज़ आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट आइडेंटिफाइड कोडोन कौन सा था, यू।
और वो किसके लिए कोड करता है, फिनाइल एलेनाइन के लिए कोड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोडॉन। तो देखो जेनेटिक कोडॉन की फीचर करने से पहले जो 64 कोडॉन है वो क्या होते हैं, उनको अपन एक टेबल से बनाना सीखते हैं। तो ये बनाने के लिए अपन देखो जैसे जेनेटिक्स में अपन चेकर बोर्ड बनाते हैं कुछ वैसे ही है। इस तरफ अपन लिखेंगे UCAG, इस तरफ भी लिख लेंगे UCAG। अब इनसे अगर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा 2 से तो 4 × 4 कितने बनेंगे, 16। फिर मैं हर बॉक्स के आगे भी क्या लिख दूंगा, UCAG। तो ये जो 4 होंगे 4 × 4 कितने हो जाएंगे, 16 16 16 16 कितने हो जाएंगे, 64। कैसे करेंगे, ये सीक्वेंस याद रखेंगे, UCAG फिर UCAG और फिर हर बॉक्स के आगे UCAG 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 UCAG। अब बनाएंगे कैसे, ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल सा है। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे इस बॉक्स में भरते हैं तो यहां पर C है और ऊपर क्या है U, तो CU 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 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या है UCAG, तो U इसके साथ कंबाइन किया है U, C करेगा तो CAG, आराम से बन जाएंगे। उसके बाद देखो ऐसे कैसे, इसमें और इसके इस वाले में क्या होगा, C और C क्या हो जाएगा, CC, ये C हो गया। अब UCAG है, ये लिख देंगे UCAG। ऐसे कैसे, यहाँ C है, यहाँ पर क्या है A, तो क्या हो जाएगा CA और फिर क्या हो जाएगा UCAG। ऐसे कैसे C और यहाँ पर क्या है G, तो क्या हो जाएगा CG और ये क्या हो जाएगा UCAG। ठीक है, ऐसे कैसे देखो, यहाँ A है यहाँ U है तो AU हो जाएगा, फिर क्या लिख देंगे UCAG। यहाँ A है यहाँ C है तो AC हो जाएगा, यहाँ पे UCAG। इस तरीके से अपन ये पूरी टेबल भर देंगे। टोटल कितने कोडॉन हो जाएंगे, 64 कोडॉन हो जाएंगे। अब इनके अपन को फीचर्स देखने हैं। तो सबसे पहले इन 64 कोडॉन में से 61 कोडॉन ही ऐसे होते हैं जो एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं। तो पीछे के 3 क्या करेंगे, तो पहले तो वो 3 कौन से हैं, UAA UAG और UGA, UAA UAG UGA, ये 3 है। और ये किसी एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, ये इंफॉर्मेशन रखते हैं स्टॉप कोडॉन की, मतलब ये बताएंगे कि मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस है कहां रोकना है। ठीक है, तो स्टॉप कोडॉन की तरह 3 कोडॉन बिहेव करते हैं, UAA UAG UGA। बाकी के 61 कोडॉन जो है किसी ना किसी एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक कोडॉन आर डीजेनरेटिव। डीजेनरेटिव का क्या मतलब होता है, इट मींस सम एमिनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। देखो ऐसा होगा कि ये एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड जो है वो एक से ज्यादा कोडॉन से क्या होगा, कोड होगा। मतलब ये अगर जेनेटिक कोडॉन हुआ तो भी यही एमिनो एसिड समझना है, ये जेनेटिक कोडॉन है तो भी यही एमिनो एसिड समझना है, ये जेनेटिक कोडॉन है तो भी यही एमिनो एसिड समझना है। लेकिन उल्टा कभी भी नहीं होगा। उल्टा बोले तो एक जेनेटिक कोडॉन जो है कभी भी एक से ज्यादा एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा। ठीक है, तो डीजेनरेटिव का मतलब होता है कि एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा जेनेटिक कोडॉन हो सकते हैं। एक आदमी का एक से ज्यादा नाम हो जाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगर एक से ज्यादा आदमियों के सेम नाम होंगे और फिर मैं वो नाम बोलूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो एक जेनेटिक कोडॉन जो होता है वो एक से ज्यादा एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा, हर जेनेटिक कोडॉन सिर्फ एक ही एमिनो एसिड के लिए करेगा। हाँ, उल्टा हो सकता है कि एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा जेनेटिक कोडॉन हो। इस फॉर्म को क्या कहते हैं, डीजेनरेटिव, और ऐसा होगा भी। टोटल कोडॉन तो कितने हैं, 64। चलो ये 61 भी लेते हैं तो भी 61, और एमिनो एसिड कितने हैं, 20। इसका मतलब एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन होना बहुत नॉर्मल बात है। जेनेटिक कोडॉन जो होते हैं यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का क्या मतलब है कि जैसे यू ये एक जेनेटिक कोडॉन है और ये फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड के लिए कोड करता है। तो बैक्टीरिया होगा तो उसमें भी ये फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करेगा, और ह्यूमन होगा तो भी उसमें फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करेगा। मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक कोडॉन एक जैसे ही बिहेव करते हैं। हालांकि इसके एक्सेप्शन है, माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन और कुछ प्रोटोजोआ होते हैं। AUG एकमात्र ऐसा जेनेटिक कोडॉन है जो 2 फंक्शन परफॉर्म करता है।
मिथियोनाइन अमीनो एसिड के लिए तो कोड करता ही है, साथ में स्टार्ट कोडॉन की तरह भी बिहेव करता है। हालांकि इसका ड्यूअल फंक्शन है, ड्यूअल फंक्शन से ये नहीं समझना है कि ये एक से ज्यादा अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। अमीनो एसिड तो ये एक ही करता है, किसके लिए करता है? मिथियोनाइन के लिए। साथ में ये स्टार्ट कोडॉन की तरह भी बिहेव करेगा। जेनेटिक कोडॉन जो होते हैं अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक होते हैं। ये वाली बात है, एक जेनेटिक कोडॉन सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए होगा, एक जेनेटिक कोडॉन एक से ज्यादा अमीनो एसिड के लिए नहीं हो सकते। जेनेटिक कोडॉन को जब एमआरएनए पे रीड करते हैं तो कॉन्टाजियस फैशन में रीड करते हैं, इसे छोड़ छोड़ के रीड नहीं करना है। जैसे मान लो जी सी जी यू 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 ए जी सी ऐसा कुछ था, तो ऐसे नहीं है कि इन 3 को रीड किया फिर इसको छोड़ दिया, फिर इन 3 को रीड किया फिर 2 छोड़ दिए, ऐसे नहीं कर सकते। 3 के फैंस मतलब पैटर्न से कंटिन्यूअस रीड करने, बीच में कोई कॉमा, कोई पंक्चुएशन, फुल स्टॉप कुछ भी नहीं है, ना इसे लिखते समय कभी लगाने। जेनेटिक कोडॉन नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब जैसे ए यू जी यहां तक रीड कर लिया, ऐसे नहीं है फिर यहां से रीड करना शुरू कर दें। जैसे इस वाले से समझते हैं अपन, जैसे कि एक बार आपने ये रीड कर लिया, उसके बाद ये नहीं कि यहां से करके ये 3 और हो गए, फिर यहां से करके 3 और हो गए, ऐसे रीड नहीं करना है। ये यहां तक हो गया तो ये कोडॉन, अब अगला कोडॉन इसके आगे से ही होगा, ठीक है। तो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, जैसे कि ये वाले में ये 4 है, ये मिथियोनाइन के लिए, ये फिनाइल एलिनिन के लिए, ये मिथियोनाइन के लिए, ये फिनाइल एलिनिन के लिए, ठीक है। तो ये जेनेटिक कोडॉन के क्या फीचर्स है, एकदम सिंपल से है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए। जब भी आपको कोडॉन के प्रॉपर्टीज पूछे तो ये सब आपको लिखने हैं, ये टेबल भी बना दिया करें। एक और चीज, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि स्टार्ट कोडॉन कौन सा होता है? AUG। स्टॉप कोडॉन कौन से होते हैं? ये 3 होते हैं। ऐसा कौन सा कोडॉन है जिसके 2 फंक्शन होते हैं AUG के? सबसे पहला कोडॉन कौन सा डिस्कवर्ड था? UUU, जो किसके लिए कोड करता है? फिनाइल एलेनिन के लिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग जो है अपनी बुक में वो है म्यूटेशन और जेनेटिक कोडॉन। बेसिकली यहाँ पर अपन को ये टॉपिक समझाने के लिए पॉइंट म्यूटेशन और जेनेटिक कोडॉन के बीच में रिलेशन को समझाएंगे, ठीक है। देखो अपन ने चैप्टर नंबर 5 में भी किया था कि म्यूटेशन जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक म्यूटेशन होते हैं जिनमें नाइट्रोजन बेस एक किसी पर्टिकुलर जगह पर चेंज हो जाते हैं, उनकी वजह से जो म्यूटेशन होते हैं उनको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। और एक ऐसा म्यूटेशन होता है जिसमें क्रोमोसोम के नंबर या स्ट्रक्चरल चेंज हो जाते हैं, जिन्हें अपन ने क्या नाम दिया था? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो यहाँ पर अपन पॉइंट म्यूटेशन और जेनेटिक कोडॉन के बारे में समझेंगे, मतलब किस तरीके से जेनेटिक कोडॉन में चेंज होने से पॉइंट म्यूटेशन होता है। तो देखो, पॉइंट म्यूटेशन इन अ जीन लीड्स टू चेंज इन mRNA। अगर एक जीन में पॉइंट म्यूटेशन होगा तो उस जीन से जो mRNA बनेगा वो भी चेंज हो जाएगा, और अगर ये चेंज होगा तो इससे बनने वाली प्रोटीन या तो नहीं बनेगी या कोई दूसरी बनेगी, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन भी चेंज हो जाएंगे। अब पॉइंट म्यूटेशन 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूशन और एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पहले अपन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि इसमें बेसिकली रिप्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे एक कोई जेनेटिक कोडॉन होगा, उसका कोई एक नाइट्रोजन बेस किसी दूसरे नाइट्रोजन बेस से रिप्लेस कर दिया जाएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ वन नाइट्रोजन बेस बाय अनदर नाइट्रोजन बेस इज नॉन एज सब्स्टिट्यूशन, या रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया, ये अपन ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। अपने इस चैप्टर में बुक में सिर्फ नाम दे रखा है। तो सिकल सेल एनीमिया एक सब्स्टिट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। जैसे मान लो तो ये एक नॉर्मल जीन है जिसमें ये एक स्ट्रैंड है, ये 5' से 3' के ऊपर एक कोडॉन है GAG, और उसके सामने 3' से 5' वाले पर एक है CTC। अब 3' से 5' वाले से ही mRNA बनेगा, तो C का कॉम्प्लीमेंट्री G, T का कॉम्प्लीमेंट्री A, C का कॉम्प्लीमेंट्री G। तो mRNA में इस पर्टिकुलर जगह पर जेनेटिक कोड क्या होगा? GAG। अब इससे जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था तो पहले पर वैलिन, दूसरे पे हिस्टामिन, ल्यूटीन, थ्रियोनाइन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड। बेसिकली ये जो जेनेटिक कोड है ये 6th पोजीशन के लिए है, तो 6th पोजीशन पे क्या बना? ग्लूटामिक एसिड। अब जिनको सिकल सेल एनीमिया होती है उनमें ये पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। पॉइंट म्यूटेशन में देखो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, इस A और T की जगह पर T और A आ गया, ठीक है, मतलब चेंज हो गया, A की जगह T हो गया, T की जगह A हो गया। इससे ये mRNA भी चेंज हो जाएगा, GAG की जगह GUG हो जाएगा।
और क्योंकि जेनेटिक कोडॉन चेंज हो गया है तो 6th पोजीशन पे जहाँ ग्लूटामिक एसिड बनना था वहाँ पर वेलिन बन गया। इससे प्रोटीन की चेंज जो होगी वो चेंज हो जाएगी और सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। तो ये पॉइंट म्यूटेशन कौन सा था? सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन था। अब एक और समझते हैं अपन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट म्यूटेशन लेते हैं अपन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो देखो पॉइंट म्यूटेशन की ये सेकंड कैटेगरी है। इसमें क्या होता है कि जो अपना मतलब जेनेटिक कोडॉन का सीक्वेंस होता है उसमें कोई नाइट्रोजन बेस जो होगा या तो इंसर्ट हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा, या तो एक या दो, बहुत रेयर केसेज में एक या दो से ज़्यादा होता है, एक या दो या तो इंसर्ट हो जाएंगे या डिलीट हो जाएंगे। उसकी वजह से जो म्यूटेशन होता है उसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। पहले वाले से अलग क्या है? पहले वाले में एक्स्ट्रा ऐड या हटाए नहीं जाते थे, किसी एक की जगह कोई दूसरा आ जाता था, जबकि सब्स्टिट्यूशन होता था। जबकि यहां पर क्या हो रहा है कि या तो जो डीएनए सीक्वेंस होगा उसमें एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन बेस पेयर आ जाएगा या कोई नाइट्रोजन बेस जो होगा वो हटा लिया जाएगा। तो टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इन विच लॉस और एडिशन ऑफ 1 और 2 नाइट्रोजन बेस टेक प्लेस। अब इसे फ्रेम शिफ्ट क्यों कहते हैं? इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 और 2 नाइट्रोजन बेस चेंज द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। जो रीडिंग फ्रेम होती है रीड करने की वो चेंज हो जाती है और इस वजह से इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। अब ये रीडिंग फ्रेम कैसे चेंज हो जाती है उसको समझने के लिए एनसीईआरटी एक सेंटेंस लिखती है और जेनेटिक कोडॉन से सिमिलरिटी शो करे, इसलिए ये जो मतलब जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसमें है तो इंग्लिश का सेंटेंस, लेकिन उसमें हर वर्ड जो है वो 3 लेटर से मिलकर बना है। तो राम हैज रेड कैप, इसमें रीडिंग जो फ्रेम है वो क्या है? राम एक रीडिंग फ्रेम में आएगा, राम हैज रेड कैप। अब ये 3 लेटर्स का जो वर्ड है इसे अपन जेनेटिक कोडॉन समझते हैं। अब मान लेते हैं कि इस जगह पर क्या हो गया? इंसर्शन हो गया, बी करके एक लेटर इंसर्ट कर गया, जैसे कि कोई नाइट्रोजन बेस इंसर्ट किया होगा। अब इससे करने से रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो गई। कैसे हो गई? राम की जगह तो राम ही रीड करेंगे, हैज की जगह हैज ही रीड करेंगे। अब मुझे बी को इंक्लूड करके अगले 2 लेटर पढ़ने हैं। तो पहले तो मेरी फ्रेम थी RED, अब मेरी फ्रेम क्या हो गई? BRE, और सडनली ये अजीब सा हो गया। और फिर ये जो है डी लेटर अगले में चला जाएगा, DCA, और P अलग हो गया। तो जिस जगह पर इंसर्ट किया उस जगह के आगे की रीडिंग फ्रेम खराब हो गई। मान लो मैंने एक और इंसर्ट कर दिया तो भी ये प्रॉब्लम हो रही है, और एक और इंसर्ट कर दिया। अब एक और इंसर्ट करने से ये सेंटेंस तो चेंज हो गया, जहां राम हैज रेड कैप था वहां राम हैज बिग रेड कैप हो गया, लेकिन फ्रेम जो है वो सेम रह रही है। कैसे? पहले भी राम हैज और रेड को मैं एक साथ रीड कर रहा था, देखो स्टार्टिंग में, अभी भी कर रहा हूं, कैप को भी मैं एक साथ रीड कर रहा था, अभी भी कर रहा हूं। तो ये लास्ट वाले केस में फ्रेम तो सेम रह रही है लेकिन चेंजेज हो रहे हैं। तो जनरली फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जब होता है तो 1 या 2 इंसर्शन होते हैं जिससे फ्रेम शिफ्ट हो जाती है। अगर 3 या 3 के मल्टीपल में इंसर्ट या डिलीट करेंगे तो इससे फ्रेम तो सेम रहेगी लेकिन म्यूटेशन होगा, ठीक है। ऐसे कैसे अपन डिलीशन को भी समझ सकते हैं। जैसे यहां से R हटा लिया तो अब क्या रीड करूंगा? EDC और AP रह जाएंगे। अगर मैं E भी हटा लूंगा तो DCA और P रह जाएगा। अगर मैं D भी हटा लूंगा तो फिर CAP। अगेन फ्रेम सेम हो गई। फ्रेम सेम कब होती है? जब या तो 3 इंसर्ट किए थे या 3 डिलीट किए थे। 3 के मल्टीपल में इंसर्ट और डिलीट करेंगे तो भी फ्रेम सेम रहेगी। जनरली 1 या 2 करने पे फ्रेम शिफ्ट हो जाती है। म्यूटेशन दोनों ही केस में होंगे, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चाहे 3 के मल्टीपल में इंसर्ट या डिलीट करें या 1 या 2 करें, दोनों ही केस में म्यूटेशन होगा। लेकिन जो रीडिंग फ्रेम शिफ्ट कब होती है? जब 1 या 2 या फिर इतने इंसर्ट या डिलीट करें जो 3 के मल्टीपल में ना आए। अब ऑब्वियस थिंग है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन 2 तरीके से हो जाएगा, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और फ्रेम शिफ्ट डिलीशन। थैलेसेमिया जो है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। इफ 1 और 2 इंसर्शन और डिलीशन करते हैं तो उससे फ्रेम शिफ्ट होती है। इफ 3 और इट्स मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड इंसर्टेड और डिलीशन, देन रीडिंग फ्रेम रिमेन सेम बट देयर विल बी आइदर एक्स्ट्रा और मिसिंग एमिनो एसिड इन फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोटीन में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे, या तो एक एडिशनल एमिनो एसिड आएगा या एक एमिनो एसिड घट जाएगा, ठीक है। तो ये अपना था कि जेनेटिक कोडॉन में चेंज होने से म्यूटेशन भी होता है। तो आज के वीडियो में अपन जेनेटिक कोडॉन के बारे में अच्छे से स्टडी की। अब देखो, अभी तक सेंट्रल डॉगमा में अपन रेप्लिकेशन समझ चुके हैं, ट्रांसक्रिप्शन समझ चुके हैं,
और अगला स्टेप जो ट्रांसलेशन था उसको अपन डिकोड कैसे करेंगे, जेनेटिक कोडॉन से करेंगे, वो भी अपन समझ चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ट्रांसलेशन के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। एक और चीज, ट्रांसलेशन करने से पहले अपन टीआरएनए के बारे में भी अच्छे से देखेंगे, वो हेल्प करता है ट्रांसलेशन में, तो उसके बारे में भी अच्छे से देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।